Hello everyone, what's up YouTube family? This is Samran. Here we start our part 3rd of mineral nutrition और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस आती रहेगी. If it's help you to read NCERT, then don't forget to subscribe, like and comment on my YouTube channel. So, let's get started with positive thought. If a situation does not work, then let it be. It is never okay to seek revenge. Inner peace and forgiveness are sources of strength. Now, focus on this page कि critical concentration क्या होती है, optimum range क्या होती है and toxicity क्या होती है. अगर तुम ये पॉइंट पढ़ोगे तभी तुम समझ पाओगे कि डेफिशिएंसी क्या होती है एंड टॉक्सिसिटी क्या होती है एक्चुअल में. ओके अब देखिए तुम्हें एक ग्राफ दिख रहा होगा ग्रोथ वर्सेस कंसंट्रेशन का, है ना. जो तुम्हें ए पॉइंट दिख रहा है इसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन. देखो क्या लिखा हुआ मैंने, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, पॉइंट ए पर रिप्रेजेंट की गई है. एट क्रिटिकल कंसंट्रेशन ग्रोथ जो होती है कैसी होती है, मैक्सिमम होती है. एंड बियॉन्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन ग्रोथ डिपेंड नहीं करती मिनरल कंसंट्रेशन पे. मीन्स अगर तुम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे तो ग्रोथ उतने की उतनी ही रहेगी. ओके एंड जो ए टू बी होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम रेंज, जहाँ पर ग्रोथ जो होती है मैक्सिमम होती है. तो क्या कहोगे, बियॉन्ड बी ग्रोथ डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पर. एंड बिलो ए की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी आ जाती है. इसलिए जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि एलिमेंट जो होता है सफिशिएंट कंसंट्रेशन में नहीं होता. इसलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं यहाँ पर. नाउ तुम्हें पॉइंट बी दिख रहा होगा. अगर तुम बियॉन्ड बी जाते हो मतलब बी के बाद यहाँ आते हो और कंसंट्रेशन मिनरल की और इंक्रीज कर देते हो तो क्या कहता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है उस टाइम. मिनरल बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज. ओके तो क्या आ जाएगी, टॉक्सिसिटी आ जाएगी. टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का डिक्रीज होना मोर देन 10% ऑफ ड्राई वेट. तो हम कह सकते हैं प्लांट रिक्वायर मिनरल अबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड बिलो टॉक्सिसिटी मीन्स बिलो बी. दैट इज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए. इसलिए जो कहाँ अपीयर होती है, ऑप्टिमम रेंज में अपीयर होती है. ओके तो उसी एरिया में मिनरल की कंसंट्रेशन होनी चाहिए. तो तुम्हें समझ आया, अबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होएगा, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या आएगा और ऑप्टिमम रेंज कौन सी होती है एंड टॉक्सिसिटी कैसे आती है. ओके देखिए अब हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट का ग्राफ एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का ग्राफ. हाँ जी, तो ग्राफ में तुम्हें क्या दिखता है, जो इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की, वो जब हम कंसंट्रेशन ज़्यादा देते हैं तभी मैक्सिमम ग्रोथ शो होती है ना. देखो ग्राफ का पॉइंट कहाँ आ रहा है जहाँ पे ये मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहा है. एंड अगर तुम माइक्रोन्यूट्रिएंट में देखो यही चीज़ तो कम कंसंट्रेशन में मैक्सिमम ग्रोथ शो हो जाती है ना. देखो ध्यान से ग्राफ को. तो हम कह सकते हैं बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए. कहता है जो ऑप्टिमम रेंज होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की वो स्मॉल है, तुम्हें ग्राफ में दिख रहा होगा राइट. अगर हम स्लाइट वेरिएशन करते हैं कंसंट्रेशन में मिनरल की तो क्या होता है, वो इजीली टॉक्सिक हो जाएगा या इजीली डेफिशिएंसी कॉज करेगा. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. ऑप्टिमम रेंज जो होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की वो लार्ज होती है ना. ग्राफ में देखा हमने तो ये इजीली टॉक्सिक भी नहीं होता और इजीली डेफिशिएंसी भी कॉज नहीं करता. एंड जो हमने देखा क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की हायर होती है देन दी माइक्रोन्यूट्रिएंट राइट. इसलिए जो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते क्योंकि वो स्लाइट सा वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन में तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं या फिर डेफिशिएंसी कॉज करने लगते हैं. एंड अगर मैं बात करूँ टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी पता ना कब अपीयर होती है, कहता है जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मिनरल इन सॉइल के. मीन्स अगर मिनरल कम होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अक्कर होएंगे, है ना. और कहता है टॉक्सिसिटी होना एक मिनरल का किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी होना अदर मिनरल्स का.
मीन्स जब डेफिशिएंसी होएगी 2-3 मिनरल्स की तो टॉक्सिसिटी कॉज होती है एक मिनरल के कारण। ये तुम जब टॉक्सिसिटी पढ़ोगे तब पढ़ाएंगे कि मैग्नीज क्या करता है और किसको डेफिशिएंसी करा देता है, किसकी डेफिशिएंसी करा देता है। इसलिए जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं ना वो डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे लिए फाइंड करना कि टॉक्सिसिटी किसकी है, समझ नहीं आता कुछ। चलो देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट टॉपिक है आज का डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके buddies, now let's see. Whenever the supply of an essential element become limited, कहता है जब भी essential element की सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है प्लांट ग्रोथ। ओके जो कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट्स की, देखो ध्यान से पढ़ो, जो कंसंट्रेशन है किसकी, एसेंशियल एलिमेंट्स की, अगर बिलो हो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाए उसे बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मैंने तुम्हें बताया ना, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन जो है एसेंशियल एलिमेंट की कम है तो क्या कहलाती है, वो डेफिशिएंसी कहलाती है, और उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। तो याद रखना, अगर बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगा तो डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट की वो लिमिटेड होती है। द एलिमेंट इज said to be deficient, okay, when present below the critical concentration. I hope you understand this topic. ओके मैंने तुम्हें जो पहले समझाया था उसकी वर्डिंग यहाँ यूज हुई। अब समझ आया वो पहले क्यों समझाया था मैंने? ओके गॉट इट। बस ध्यान से पढ़ते जाओ, इससे ही तुम्हारा नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट, कहता है हर एक एलिमेंट जो है उसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल होता है प्लांट के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा तो प्लांट शो करता है सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को। और जो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये क्या इंडिकेटिव करते हैं कि जो सर्टेन एलिमेंट्स है उनकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, एंड इसी को ही बोलते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ओके अब देखिए इसे इरेज करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। एंड द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, एंड ये डिसअपियर हो जाते हैं जब डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट को हम प्रोवाइड करते प्लांट को। जैसे कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, अगर हम वो मैग्नीशियम प्रोवाइड कर देंगे तो उसके रोल सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वही कह रहा है, अगर तुम डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर देते हो प्लांट को तो डेफिशिएंट सिम्टम्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। हाउएवर इफ डेप्रीवेशन कंटिन्यू, मतलब डेफिशिएंसी चली जा रही है बहुत लॉन्ग टाइम से, इट मे बी इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, उससे डेथ भी हो सकती है प्लांट की। ओके द parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant, कहता है जो पार्ट ऑफ प्लांट है जो शो करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स वो डिपेंड करते हैं मोबिलिटी कैसी है एलिमेंट की, मोबिलिटी कैसी है उस एलिमेंट की। अगर वो मोबाइल होगा एलिमेंट तो क्या करेगा, सेनेस्केंस लीव से यंगर लीव की तरफ मूव कर जाएगा और डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस में अक्कर हो जाएंगे, ऑल्डर लीव में, है ना। यही कहते हैं ना हम, याद आया कुछ है ना तो ऐसे ही अगर तुम किसी और पॉइंट की तरफ देखो जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, ओके, जो कैल्शियम होता है वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। कहाँ से कहाँ मूव नहीं करेगा, वो ऑल्डर लीव से यंगर लीव्स की तरफ वो मूव नहीं करेगा, तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ अक्कर होएंगे, यंगर लीव्स की तरफ अक्कर होएंगे। तुम्हें समझ आया? मैं थोड़ा फास्ट बोल जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? आगे से मैं हमेशा धीरे धीरे बोला करूँगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। ओके नाउ लेट्स सी 4 elements that are actively mobilized within the plants
and export to young developing tissue, the deficiency symptoms tend to be appear first in the older tissue. समझ आया? जो एलिमेंट्स मोबाइल हो जाते हैं एंड एक्सपोर्ट हो जाते हैं यंग डेवलपिंग टिश्यू में, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आकर होएंगे? ऑल्डर टिश्यू में। यही तुम्हें बताया मैंने। अब देखो एग्जांपल दे रखे नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? मोबाइल है। तो विजिबल फर्स्ट इन द सेनिस्केंट स्लीव। डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे? सेनिस्केंट लीव के अंदर देखने को मिलेंगे। इन ऑल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स को ब्रोकन डाउन किया जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन किया जाएगा ताकि वो एलिमेंट्स को निकाल सके, मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। ओके, ये भी पैराग्राफ समझ आया तुम्हें? द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू बी अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यू। किस केस में होंगे? व्हेनेवर द एलिमेंट हैज रिलेटिव immobile, okay, are not transported out of the mature organ. इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? चलिए आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम एंड सल्फर आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये इमोबाइल होते हैं, हेंस वी नॉट इजली रिलीज, इसे नहीं कर सकते ऑल्डर पार्ट से, इसलिए इसके सिम्टम्स जो है यंगर लीव्स में देखने को मिलते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, समझ आया? द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो शोन होती है प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे कि क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो गई, प्री मैच्योर फॉल होना लीव्स का एंड बर्ड्स का, एंड इम्बाइबिशन हो जाना किसका? सेल डिवीज़न का। इम्बाइबिशन हो जाना किसका? सेल डिवीज़न का। ये कौन कौन से एलिमेंट के कारण होता है ये देखते हैं। जैसे कि क्लोरोसिस है, मतलब येलोइंग हो जाना लीव का। चलिए पढ़ते हैं। लॉस हो जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्रीन पिगमेंट नहीं आ पाता, तो ये लीड करता है क्या? येलोइंग इन लीव्स। ये किस किस के कारण होता है? कौन कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है ये देखते हैं। दिस सिम्टम इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। ये देखिए, ये लिखे हुए हैं नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। इनकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। ओके, नाउ नेक्रोसिस देखते हैं किसके कारण होता है। नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाना टिश्यू की, पर्टिकुलरली लीव टिश्यू। डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? ये इनकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम। लैक और लो लेवल होना किसका? नाइट्रोजन का, पोटाशियम का, सल्फर का, मोलिब्डेनम का, जो कॉज करता है क्या? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तुम इसे अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एलिमेंट्स लाइक एस मोलिब्डेट डिले करते हैं फ्लावरिंग कराने में इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो। तो समझ आया कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से एलिमेंट से होते हैं? तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms। क्या कहना चाहता है? एक जो डेफिशिएंसी होती है ना, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलता है, वो मल्टीपल सिम्टम्स से देखने को मिलता है। मतलब मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ कि जो एक एलिमेंट है ना, जैसे कि नाइट्रोजन ले लो तुम, वो बहुत सारे सिम्टम्स शो कर रहा है ना। देखो क्या क्या किस किस में शो कर रहा है। क्लोरोसिस में भी है वो, एंड देखो ज़रा डिले फ्लावरिंग भी कराता है, इनहिबिशन भी कराता है सेल डिवीज़न का, है ना। मतलब एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स शो कर रहा है ना। और अगर तुम देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, एंड दैट द सेम सिम्टम्स may be caused by the deficiency of one or several different elements। कह रहा है एक सिम्टम किससे कॉज होता है? अगर डेफिशिएंसी होती है वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स की। जैसे कि तुम देखो, जैसे क्लोरोसिस है, एक एलिमेंट के कारण तो नहीं हो रही ना क्लोरोसिस, किसके कारण हो रही है? सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण हो रही है। तो ये क्या कहना चाहता है? वन मिनरल कॉज मोर देन वन सिम्टम मीन्स
एक मिनरल कॉज कर सकता है मोर देन वन सिम्टम को एंड वन सिम्टम कॉज बाय मोर देन वन मिनरल। क्या कहना चाहता है, एक सिम्टम भी कॉज करने के लिए कौन किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, मोर देन वन मिनरल की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, समझ आया तुम्हें मेरी बात? सो लेट्स प्रोसीड ना। हेंस टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट one has to study all the symptoms जो develop हो रहे हैं various parts of the plant में and compare them with the available standard table. We must also be aware that the different plants also respond differently to the deficiency of the same element. Got it? Now toxicity of micronutrient. हमारा अगला टॉपिक है toxicity of micronutrient. The requirement of micronutrient is always in low amount. बताया था ना तुम्हें, उसके अंदर ही while their moderate decrease होना कॉज करता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स को एंड मॉडरेट सा इंक्रीज क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। भाई क्यों करता है? क्योंकि इसकी ऑप्टिमम जो रेंज होती है वो बहुत छोटी है यार, इसलिए होता है। तो तुम्हें ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया क्योंकि मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था स्टार्टिंग में लेक्चर के। इन अदर वर्ड्स देयर इज नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट आर ऑप्टिमम। बताया था ना, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है मतलब ऑप्टिमम रेंज की बात कर रहा है जिसपे वो हाई ग्रॉस शो करती है। ओके, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू जो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट को ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%। क्या कहता है, अगर किसी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन टिश्यू में ऐसी है कि वो रिड्यूस कर रही है ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को बाय अबाउट 10%, उसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी। मतलब वो मिनरल आयन की कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी करती है वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। मैंने बताया था ना, बहुत डिफ़िकल्ट है टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स को बताना। ठीक है, टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। समझ आया ना इसका मतलब? मैनी अ टाइम जो एक्सेस होती है ऑफ एन एलिमेंट इनहिबिट कर देता है अपटेक ऑफ द अनदर एलिमेंट को। ये समझ आया कि एक में एलिमेंट की क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी के कारण वो अपटेक नहीं कराने देता अनदर एलिमेंट का। इसका एग्जांपल भी देख लो तुम। प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। अब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है जिसके कारण अपीयरेंस होती है ब्राउन स्पॉट्स की सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। ठीक है, इसके कारण ये हुआ। इसने देखो क्या करा दिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट मैग्नीज जो है कम्पीट करता है आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ भी, उनका अपटेक ही नहीं करने देता। एंड जो मैग्नीशियम है वो बाइंड ही नहीं हो पाता है एंजाइम से ताकि वो अपनी रेस्पिरेशन साइकिल को कंटिन्यू रख सके जो चलती है ना। तो मैग्नीज जो है इनहिबिट करता है आयरन को भी एंड मैग्नीशियम को भी। एंड जो मैग्नीज है वो इनहिबिट कर देता है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी, जो कि शूट एपेक्स में, मतलब कैल्शियम का भी ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता शूट एपेक्स में। ये प्रॉब्लम है। देयरफॉर जो एक्सेस होता है मैग्नीज का may in fact induces deficiency of iron, magnesium and calcium. Thus, what appear as symptom of manganese toxicity क्या है एक्चुअल में? वो क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स है आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या है? वो एक्चुअल में डेफिशिएंसी सिम्टम्स है ना। तो टॉक्सिसिटी का तो कोई सिम्टम्स ही नहीं हुए ऐसे, इसलिए कहता है कि हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, ये कहना चाहता है। तो कहता है कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टू अ फार्मर, अ गार्डन और इवन फॉर यू इन योर किचन गार्डन। ये मुझे बताना कि ये सबको पता होना चाहिए, फार्मर्स को भी पता होना चाहिए इसके बारे में, गार्डनर्स को भी पता होना चाहिए, या फिर किचन में जो किचन गार्डन जो होते हैं उनको जो संभालते हैं उनको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए इस सिचुएशंस के बारे में।
ये तुम बताना मुझे कमेंट में, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है? मच ऑफ द स्टडीज on mechanism of absorption of elements by plant has been carried out in isolated cell, tissue और organ. कहता है absorption पढ़ने के लिए एक्चुअल में mechanism क्या है जिससे एलिमेंट एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के द्वारा, उसे हमने स्टडी करने के लिए एक आइसोलेटेड सेल लिया, टिश्यू लिया, ऑर्गन लिया, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे. दिस स्टडी रिवील्स दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है 2 फेसेस में अक्कर हो रही है. किस में अक्कर हो रही है? 2 फेसेस में कराई जा रही है. 2 फेसेस में क्या हो रही है? ये कराई जा रही है, जिसमें से जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे क्या होगा, एन इनिशियल रैपिड अपटेक हो रहा है आयंस का इनटू दी फ्री स्पेस में, आउटर स्पेस ऑफ द सेल में, जिसको हम एपोप्लास्ट बोलेंगे. और ये फास्ट मूवमेंट होती है और ये पैसिव होती है. समझ आया? सेल के अंदर मूव कर रहा है फ्री स्पेस में और उसकी आउटर स्पेस में, जो कि क्या होगी, एपोप्लास्ट कहलाती है फर्स्ट फेज. एंड फर्स्ट फेज रैपिड होता है एंड पैसिव होता है. ओके, नाउ सेकेंड फेज देखते हैं. इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक जो आयन है आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस. अब क्या किया सेकेंड फेज में, हमने आयन को स्लोली, फर्स्ट फेज कैसा था, फास्ट था, अब ये स्लोली है और इसको कहाँ लेके गए, इनर स्पेस में लेके गए, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल में. ओके, कहाँ लेके गए इसे, सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल में लेकर गए हम. द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अक्कर होती है आयन चैनल से. समझ आया? जो पैसिव मूवमेंट्स थी आयंस की एपोप्लास्ट में जो हमने कराई, तो वो आयन चैनल्स के थ्रू होती है. द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स. समझ आया होगा तुम्हें ये, राइट? चैनल्स जो होते हैं सिलेक्टिव पोर की तरह वर्क करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो एंट्री हो गई और एग्जिट हो गया आयन का टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, मतलब जब हमने एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में मूव कराया, इनर स्पेस में मूव कराया, किसको, आयंस को, वो रिक्वायर करता है एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. इसलिए वो कैसी प्रोसेस हुई, एक्टिव प्रोसेस हुई, which is an active process. The movement of ion is usually called flux. जो मूवमेंट हो रही है आयंस की सिम्प्लास्ट के थ्रू, आयन आ रहा है, आयन जा रहा है, उसे कहते हैं फ्लक्स. ठीक है, द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल जाना उसे बोलते हैं इनफ्लक्स, एंड आउटवर्ड मूवमेंट में जाना आयन का उसे बोलते हैं ई फ्लक्स. यू मे रीड द एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट. हमने पढ़ा था ना मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, याद है तुम्हें? ओके, गॉट इट. तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एलिमेंट्स का. कहता है ये 2 फेजेस में होता है, जिसमें से जो फर्स्ट फेज है वो कैसा होता है, एपोप्लास्ट. जब हम बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं, आउटर स्पेस ऑफ द सेल में लाते हैं, कैसी होती है वो, एपोप्लास्ट होती है, फास्ट होती है, पैसिव होती है. देन बारी आती है सेकेंड फेज की, जो कि सिम्प्लास्ट होती है. सिम्प्लास्ट क्यों बोला, क्योंकि वो इनर स्पेस में जा रही है अब सेल के. ओके, और ये एक्टिव होती है और स्लो होती है. समझ आया? एंड इनफ्लक्स क्या होता है, ई फ्लक्स क्या होता है, ये भी समझ आया. सो इसी बात पर आगे चलना चाहिए, राइट? ट्रांसलोकेशन कैसे होता है सॉल्यूट्स का, अब ये पढ़ रहे हैं. जो मिनरल सॉल्ट्स है हमें पता है ट्रांसलोकेट होते हैं जाइलम के जरिए, सबको पता है, अब चल गया अब तो. अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसे हमने कौन सी थ्योरी प्रिंसिपल में काउंट किया था, मास फ्लो और बल्क फ्लो हाइपोथेसिस बोला था, राइट? विच इज पुल्ड बाय, किससे पुल्ड हो रही थी, फोर्स कौन लगा रहा था, थ्रू द प्लांट बाय द ट्रांसपिरेशन, पुल के जरिए लगती है जो, राइट? एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, जब हमने एनालिसिस की जाइलम सैप की, वो शो करता है कि उसके अंदर प्रेजेंस है मिनरल सॉल्ट्स. ओके, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव
radioisotopes of mineral elements also sustain the view that they are transported through the xylem. समझ आया? उन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटॉप मिनरल एलिमेंट को लिया और उसका विजुअलाइजेशन किया कि वो जाइलम में कैसे कैसे जा रहा है। तब हमने डिटेक्ट किया कि जो जाइलम में है मिनरल सॉल्ट जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इसी बात पर हम इसे। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो असेंशियल है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स के लिए become available to the roots due to weathering and breakdown of the rocks। कहता है जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो ग्रोथ के लिए चाहिए एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो कहाँ होते हैं, रूट्स में होते हैं। किसके कारण? क्योंकि जो ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का एंड वेदरिंग होती है रॉक्स की, उसके ज़रिए जो है रूट्स के अंदर क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो ग्रोथ कराने में डेवलपमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ये बोला इसने फर्स्ट पॉइंट में। देन देखो क्या बोलता है, दीज प्रोसेसेस एनरिच कर देते हैं सॉइल को विद डिजॉल्व आयन से एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। ये बोलना चाहा इसने, समझ आया? सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफरेंट टू एज अ मिनरल न्यूट्रिशन। समझ आया? सॉइल कंसिस्ट करती है वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस से। सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल, सिर्फ और सिर्फ मिनरल सप्लाई नहीं करती, बट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रखती है अपने पास, अदर माइक्रोब्स भी रखती है, होल्ड करती है वाटर सप्लाई को भी, ठीक है। एयर टू द रूट एक्ट एज मैट्रिक्स की तरह एक्ट भी करती है ताकि स्टेबलाइज कर सके प्लांट को, ओके। सिंस डेफिशिएंसी होना एसेंशियल एलिमेंट की या फिर एसेंशियल मिनरल की इफेक्ट कर सकता है हमारी क्रॉप यील्ड को, देयर इज ऑफ्टन नीड है फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स, बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए। मतलब क्रॉप यील्ड को अच्छा बनाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का इसलिए यूज़ करते हैं, राइट। फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर आर अप्लाइड एज पर नीड, जितनी नीड होगी उतने में हम सप्लाई करते गए उसे, ओके।